आज जो करेंगे हम लोग, फिर से हम रिवाइव कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। आई रिपीट, मैं फिर से रिवाइव कर रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम कर रहे थे शाम वाले बैच के साथ, दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस। मेंस में सवाल पूछते हैं, मेंस में 2 सवाल हो जाते हैं इसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और जिस हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, जिस हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे जीन थेरेपी सब में यूज़ हुआ है, और जिस हिसाब से कोविड के टाइम में ही बायोटेक्नोलॉजी का है रोल है, तो हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स या मेंस में बढ़िया से पूछ लेगा सवाल, हम उम्मीद कर सकते हैं, और भी अच्छे तरीके से। तो इसमें हमको समझना है कि स्टैटिक चीज़ क्या है, जिसको हम क्या करते हैं एज अ फिलोसॉफी या एज अ बेस लेवल मान के हम नए नए चीज़ को ईजाद करते हैं, नए नए चीज़ डिस्कवर करते हैं, है ना। जैसे हमने तो बायोलॉजी में बताया ही था कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, तो बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी तो यही तो है। हमने बहुत पहले क्लास में बताया था, रामानंद जी को बहुत बढ़िया से पता होगा, CRISPR Cas9 याद है बढ़िया से, हाँ, इंजाइम टूल जो काट के किसी भी जीन को कहीं पे भी चिपका दीजिए आप, एडिटिंग इंजाइम है वो, हाँ, CRISPR, उसके बारे में नेक्स्ट डे जानेंगे। मगर ये सब रिलेटेड है। देखो ये क्या है, जीन थेरेपी होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो कि इसके अंदर कोई ट्रेट आ गया, इसका डिफेक्ट है कहीं पे जीन पे, वो सीजर है, बायोलॉजिकल सीजर है, ठीक है, और जाके देखेंगे ये डिफेक्ट है, ऐसे करके निकाल लिया। और इतना एक्यूरेसी होता है कि बाकी डीएनए को नहीं पहुंचाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा, और गजब एक्यूरेसी होता है उसका। तो आज की क्लास में हम जानेंगे स्पेशली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। बताइए, ये भी क्वेश्चन आया कि नहीं आया? रिकम्बिनेंट बार बार आता है था कि नहीं आता था तुम्हारा एडिटोरियल में? आता था कोमल? हम वायरल वेक्टर वाला वैक्सीन पढ़े हैं, ये काम आ जाएगा आज, वो और अच्छे समझ में आएगा। ये समझ में आएगा तो क्या है, इसको बढ़िया समझते हैं। देखो मैं सिंपल तरीके से पहले लेमैन टर्म में समझाता हूँ क्या होता है। देखो ये छोड़ दो, रहने दो, ये टेक्निकल चीज़ सब मत समझो। देखो रिकम्बिनेंट, इसका मतलब क्या है कि फिर से कंबाइन होने वाला कोई चीज़, छोड़ दीजिए उसको, रहने दीजिए, सिंपल तरीके से समझना है और बढ़िया समझना, समझा। देखो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि किसी का हमने क्या किया कि डीएनए ले लिया, एनिमल का डीएनए ले लिया और हमने प्लांट का डीएनए ले लिया, दोनों अलग स्पीसीज है ना, दोनों बहुत डिफरेंट है। उसको हमने क्या क्या कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट, कंबाइन कर दिया, और जो ये हुआ फिर हमने किसी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये तो नेचुरल नहीं हो सकता है। ये कभी नेचुरल हो सकता है क्या? कभी नेचुरल नहीं हो सकता। ये ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ये आदमी का इंटरफेरेंस है। आज जो तुम इंसुलिन बनता था, बताए थे कि नहीं बताया था बायोटेक्नोलॉजी? इससे पहले तो इंसुलिन का ही बात किए थे हम पिछले क्लास में कि इंसुलिन कैसे बनता है। तो इट इज़ द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंसुलिन कैसे बनाते हैं? बैक्टीरिया में डालते थे, वो प्रोड्यूस करता था और फिर बाद में हम जाके आदमी के अंदर डाल देते थे। यही नहीं किए थे इंसुलिन में। बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि हम एक का लेंगे डीएनए, एक का डीएनए लेंगे, दोनों का डीएनए जोड़ेंगे और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देंगे। क्यों? उसको ज़रूरी है। और इससे क्या हुआ कि जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इससे पहले मॉड्यूल में मैंने ये भी बताया था कि कैसे एक ओशन का, एक फिश का हमने क्या लिया, डीएनए लिया, और वो टेम्परेट वाला जो पौधा था, यानी कि जो पेड़ था, उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया कि ताकि वो ठंडी से बच सके और ठंड के टाइम में भी क्या कर सके, अपने फ्लावर्स, अपने फ्रूट्स को ठीक से वो कल्टीवेट कर सके, प्रोड्यूस कर सके। यह ब्यूटी है बायोटेक्नोलॉजी का, और हम कारगर साबित हुए। इसका मतलब ऑड सिचुएशन को विथ स्टैंड करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी एक नंबर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल इसी पे केंद्रित रहेगा हमारा, और इसमें हम हर एक चीज़ समझेंगे कैसे हुआ। क्या हम 2 ला के इसके अंदर डाल देंगे तो क्या इसका बॉडी एंटीबॉडी इसका रेजिस्ट नहीं करेगा? रेजिस्ट करेगा, इसका इम्यून सिस्टम है। तो इसलिए हम रामानंद जी प्लाज्मिड का बात करते हैं यहाँ पे, और प्लाज्मिड के अंदर कोड करके भेजेंगे। तो देखो प्लाज्मिड वर्ड आया है एडिटोरियल में, तो जितने भी छोटे छोटे शब्द है जो एडिटोरियल में आया है उसको ही बाबू ये तोड़ देगा। इसलिए हम एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है, क्योंकि इसमें जितने भी छोटे छोटे टर्म सब के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। होप तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हो, देखो यही चीज़ लिखा गया। देखो एक एक चीज़ समझो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2। पहला डेफिनेशन समझो जो बताए हैं, यानी कि आर डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर डीएनए
मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय लेबोरेटरी मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। या तो आप क्या लाइब्रेरी में ही होगा, वहाँ पे क्या कर रहे हो, ये आप जेनेटिक रिकम्बाइन कर रहे हो। क्यों? एक जीन दूसरे जगह से ले आए हैं, एक जीन दूसरे जगह से ले आए हैं, टू ब्रिंग टुगेदर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, कभी प्लांट से उठाए, कभी एनिमल से उठाए, कभी बैक्टीरिया से उठाए, एंड क्रिएट सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस बनाए। क्या बनाए? एक सीक्वेंस बनाए। एंड विच वुड नॉट अदरवाइज बी फाउंड इन द जेनोम, जो कि नेचुरल जेनोम में कभी मिल ही नहीं सकता है। क्यों? प्लांट का जेनोम होगा तो अपना होगा, एनिमल का जेनोम होगा तो अपना होगा। जेनोम जानता ही है, डीएनए का सीक्वेंस, दैट इज अ जेनोम सीक्वेंसिंग। याद आया? बताए थे ना जीन क्या होता है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो इसमें वही बोला गया कि रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है, ये जो होता है इसमें क्या हम डीएनए मॉलिक्यूल्स लेबोरेटरी में करते हैं, यानी कि लेबोरेटरी में अध्ययन किया जा रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे स्पीसीज से लिए, यानी कि डीएनए लिए हैं। जेनेटिक मतलब क्या? डीएनए लिए हैं, एक लिए हैं, ये लिए और उसको कंबाइन कर दिए। और ये कि नेचुरल नहीं हो सकता ये, क्यों? क्योंकि हमारा अपना मेहनत है, ह्यूमन इंटरफेस है। दूसरा देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको कैसे डिफाइन करोगे दूसरे तरीके से, कि आरडीएनए यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट दो स्पीसीज से जोड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं। किसको डालना है हमको, उसको हम डाल देते हैं टू प्रोड्यूस जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ताकि वो जो डाल रहे हैं वो कंबाइन होकर जो हमारे शरीर के अंदर आ रहा है या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहा है वो डिजायर्ड आउटपुट दे सके। तभी तो हम डाल रहे हैं ना, फालतू का क्यों डालेंगे, डिजायर्ड आउटपुट दे सके। एंड दैट आर द वैल्यू टू साइंस, इसे साइंस में वैल्यू होगा, साइंस में चमत्कार होगा, नए नए एप्लीकेशन निकलेंगे, इंसुलिन वाला प्रॉपर्टी आएगा। समझ में आ रहा है? मेडिसिन होंगे, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बन जाएगा, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बन जाएगा। समझ रहे हो? ये सब तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का रूल है, सब इसी का है तुम्हारा दिया हुआ चीज़। मेडिसिन में होगा, इंडस्ट्री में हो, क्यों नहीं हो? कोविड-19 में हमने नहीं देखा वायरल वेक्टर वाला चीज, यही तो है। तो दैट इज आरडीएनए। हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ा, ये आरडीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया कि दो अलग डीएनए को एक साथ लाए हैं और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिए हैं, और उसका एप्लीकेशन बढ़ते चला जाएगा। अब जब हमको इंसुलिन प्रोड्यूस करना होगा तो हम ऐसे ही रूप करेंगे, जब हमको दूसरा कुछ प्रोड्यूस करना होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। एप्लीकेशन जानोगे बाद में, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। देखो, बस सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा है अभी क्लास में ही, क्या इतना आसान होता है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म का अपना इम्यूनिटी नहीं है क्या? वो रजिस्ट नहीं करेगा क्या? वो तो बैठा हुआ है तुम्हारा वहाँ पे, WC बैठा है वहाँ पे, वो तो रजिस्ट कर देगा। तो इसी चीज़ के लिए हम उसको प्लाज्मिड में डालते हैं। अब प्लाज्मिड में डाल के तब फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाता है। और खासियत बात ये देखो कि प्लाज्मिड में जब डालोगे तो फिर रिप्रोड्यूस होगा। क्यों? अरे भाई भेजे, वो जो ट्रेट है, वो जो जीन है वही चाहिए उसके बॉडी के अंदर, वो प्रोड्यूस करेगा। यदि वो प्रोड्यूस नहीं किया तो वो बोलेगा बैक्टीरियल सेल को भाई तुम प्रोड्यूस कर दो, और वो प्रोड्यूस कर देगा। यानी कि दो तरीके से हो सकता है उसका प्रोडक्शन। हाँ, दो तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है उसका, या तो वो ये तुम्हारा प्लाज्मिड के अंदर ही प्रोड्यूस कर सकता है जब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर गया तब, या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म को वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप प्रोड्यूस कर लो, अब मल्टीपल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हो गया काम खत्म, हो तो गया डिजायर्ड आउटपुट। और यहाँ पे जो प्लाज्मिड है वो वायरल के तरह का, वेक्टर के तरह काम करता है, ट्रक के तरह काम करता है। समझ रहे हैं ना? ये वायरल क्या होता है, ये वेक्टर क्या होता है, जानते हो ना? बिल्कुल वही चीज़ अब समझोगे यहाँ पे। देखो फिर से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट। सही बात है, डीएनए इज पॉसिबल बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिज्म। अब क्यों? अब देखो ये सबसे सवाल तो बड़ा है कि कैसे दो डीएनए कैसे जोड़ दीजिएगा सर? ये भी मत देखो, डीएनए जो चीज़ है ना वो सबका सेम होता है, प्लांट का भी सेम होता है, उसका भी सेम होता है, स्ट्रक्चर जो होता है सबका सेम होता है। क्यों? याद करो, डीएनए के बारे में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में बोलते थे, तो बोलते थे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका सबका पैटर्न सेम होता है। याद करो बेसिक्स वाला चीज, तो वही लिखा गया है, बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर द सेम केमिकल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? दे ओनली डिफर इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, कोई किसी के साथ ए के साथ पी है, किसी के पास ए के पास यू है, एटी है, AU है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से, नाइट्रोजन वाला चीज अलग है विद इन द ओवर, मगर स्ट्रक्चर तो आइडेंटिकल है। ए के साथ U है या ए के साथ T है, याद आया क्या बोल रहे हैं? मगर स्ट्रक्चर सेम है।
RDNA टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स द, अब बताइए, ये तो बोले कि नहीं बोले रहेगा था, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, मॉलिक्यूलर CRISPR चाहिए कि नहीं चाहिए। अब तुम्हारा भाई साहब तुम्हारा निकालना है, तुम्हारा कोई एक जीन निकालना है, हमको DNA निकालना है, ऐसे तो नहीं निकाल देंगे हम, उसके लिए हमको एक सीजर चाहिए और वही सीजर से तुम्हारा निकालेंगे। अब मान लो कि हमको इधर एनिमल का निकालना है, वही सीजर से हमको एनिमल का भी निकालना होगा, एक ही सीजर यूज़ करना होगा और फिर उसको ज्वाइन करना होगा। बात समझे ना, वो सीजर सेम यूज़ करना होगा। देखो वही लिखा गया है वहाँ पे, RDNA टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, उसी को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स विच कट DNA, जो DNA काटेगा, जो DNA हम चाहते हैं कि काट के हम निकालें ताकि हम RDNA बना सकें, समझे। एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, कितना काटना है, कितना छोटा काटना है, इस सीक्वेंस में काटना है, एक्यूरेसी के साथ काट के निकाल दिया उसको। देखो द कट पार्ट इज देन इंसर्टेड इनटू अ पीस ऑफ बैक्टीरियल DNA, उसके बाद क्या किया, उसको हमने प्लाज्मिड में डाल दिया उसको, क्यों, द प्लाज्मिड इज देन रीइंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरियल सेल, समझे। तो हमने दोनों क्या किया, काट के साथ ज्वाइन कर दिया और फिर प्लाज्मिड में डाला। हाँ, प्लाज्मिड मतलब प्रोटेक्टिव लेयर है, समझिए ना, वो आपका वो ट्रक है, ट्रक के अंदर डाल दिए हम। हाँ, वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर मतलब ट्रक हुआ, वो वेक्टर के अंदर हम डाल दिए और उसके बाद हम इंट्रोड्यूस किए होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म में। अब बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, वही तो हमको चाहिए, वो प्रोड्यूस किएगा, फिर तो हम जहाँ यूज़ करना चाहते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। देखो क्या लिखा है, द कट पार्ट, ऊपर समझ गए ना, दे ओनली डिफर। आप देखो पहले तो क्या बताया कि कैसे हम दो स्पीसीज को काटते हैं, दो काट के हम ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, CRISPR Cas9 के बारे में, उससे हम मॉलिक्यूलर सीजर है हमारा। तीसरा देखो, जो काटे हो, द कट पार्ट इज देन इंसर्टेड इनटू पीस ऑफ बैक्टीरियल DNA, ये भी बैक्टीरियल DNA ही है, यानी कि ये तुम्हारा ट्रक की तरह काम करेगा। प्लाज्मिड के अंदर डाल दिए, क्यों हम प्लाज्मिड में डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम डाल देंगे ना होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म का यानी कि बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया है ना यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म, यदि हम बैक्टीरिया को ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे ना इस तरह, तो बाबू बैक्टीरिया का जो इम्यूनिटी बहुत पावरफुल होता है, तो एक ही बार में ख़त्म कर देगा उसको, एक ही बार में ख़त्म कर देगा, इसलिए हम प्लाज्मिड में डालते हैं। द प्लाज्मिड इज देन इंट्रोड्यूस इनटू अ बैक्टीरियल सेल, समझ में आ गया होगा। अब देखो, सो रिकॉम्बिनेंट DNA इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ जीन, इसका मतलब क्या पढ़े हम, अभी तक वही चीज़ दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि RDNA क्या है, उसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा जीन देना चाह रहे थे, जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर, जिसको प्लाज्मिड कह रहे हो, ताकि वो रिकॉम्बिनेंट DNA बन सके। कितना बढ़िया बात है, ताकि क्या कर सके, वो जो जीन हम जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको प्रोड्यूस कर सके वो, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जगह 50 हो जाए, करोड़ हो जाए, वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिजायर्ड ट्रेट चाहिए, उससे हमको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ दैट जीन फ्रेगमेंट और प्रोडक्ट इनकोडेड बाय जीन फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज, जो टू डिफरेंट स्पीसीज से जो रिकॉम्बिनेंट हुआ है, अब यही डिजायर्ड हमको आउटपुट देगा, इसीलिए हम प्लाज्मिड के अंदर डाल रहे हैं, विच इज देन इंसर्टेड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म को दे दिए ताकि वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सके, और इससे साइंस का, मेडिसिन का, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का भला हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, डाउट है तो बाबू तुम लोगों का गलती है, आगे बढ़ जाओ। देखो यही चीज़ को, अब तुमको क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है क्या, देखो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है ना, इसका स्टेप बाय स्टेप है। अब ये जो चीज़ हो रहा है उसको स्टेप और अच्छे से बता रहे। देखो यही टॉपिक को, एक ही चीज़ को बहुत बढ़िया समझाया है। किसी को यदि समझ में नहीं आया तो अभी और है, समय है, हम समझेंगे और इसको और मर्डर करते हैं इसका। देखो स्टेप्स इन RDNA, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। कैसे आइसोलेट करोगे, जो तुमको चाहिए, जैसे हमको एक प्लांट से लेना है तो उसका वही चीज़ चाहिए, वो कैसे करोगे तुम, और जैसे हमको एनिमल से निकालना है वही जीन, वो कैसे मिलेगा हमको, फिर बहुत एक्यूरेसी चाहिए। देखो पहला स्टेप देखो, स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप तो यही होगा ना कि कौन सा जीन निकाले एनिमल से, कौन सा जीन प्लांट से निकाले, तब जाकर रिकॉम्बिनेंट DNA बनेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन ही है कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट द डिजायर्ड जीन, कहाँ से हमको मिलेगा और किस सीक्वेंस में मिलेगा हमको, क्यों, क्योंकि बहुत सारा है ना DNA, क्या जीनोम बहुत सारा है,
बहुत सारा है, बहुत सारा है। तो अब कहाँ इतना करोड़ों करोड़ कहाँ से खोजोगे? इसी के लिए कहा था कोमल जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहिए, उसे हमको पूरा पता रह जाता है। यही रीज़न है। इसके लिए हमको जीन लाइब्रेरी में जाना होगा, और जीन यानी पहले से यदि लाइब्रेरी में है, जीन लाइब्रेरी में, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये बेस्ट है, इससे निकाल लेते हैं इसको। और CRSP यूज़ करके वहाँ से निकाल लिए, वहाँ से भी यूज़ करके निकाल लिए, दोनों कंबाइन किए, प्लाज्मिड में डाल दिए, होस्ट में डाल दिए। बहुत तो समझ में आ रहा होगा। देखो, तो फ्रॉम वेयर डू वी गेट द डिजायर्ड जीन? वी गेट द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द जीनोम लाइब्रेरी। समझ में आया? समझ में आया? और वी कैन गो फॉर केमिकल सिंथेसिस, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम बना सकते हो ऐसा जीन लेबोरेटरी में। इफ़ वी नो द न्यूक्लियर, यदि हमको सीक्वेंस पता है तो मैं, ये बहुत बड़ा मेथड होता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस समझते हो कितना लंबा होता है? द कटिंग ऑफ DNA। अब हमको क्या करना है? DNA निकालना है। हमने मान लो कि लेट से हमने जीनोम लाइब्रेरी से हमको पता चल गया कि हाँ हमको ये निकालना है, यानी कि जीनोम लाइब्रेरी यानी कि DNA का सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस। हमने कहा अच्छा हमको ये निकालना है, हम क्या करेंगे? द कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन, पर्टिकुलर पोजिशन से हम उसको निकालें। बिकॉज पॉसिबल विद द, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम हमारा मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, सीजर की तरह काम करता है, जो बता चुके हैं। देखो नया चीज़ नहीं है, वही चीज़ है। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कट DNA एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, इसी तरीके से काटना है हमको, उसको काट के निकाल लिए। इफ DNA फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन, अब फिर दूसरा स्पीसीज का भी हमको चाहिए। हमने एनिमल का निकाल लिया जीनोम लाइब्रेरी से, लेट से जीनोम लाइब्रेरी से निकाल लिया, तो हम दूसरा प्लांट का भी जीनोम लाइब्रेरी से निकाल लेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली वही चाहिए हमको, क्योंकि वही जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा। तो वहाँ से भी रमन क्या किया, वही सीजर से, वही मोलिकुलर सीजर से यहाँ से भी निकाल लिए खोल के। If DNA from the different source is cut with the same restriction enzyme, the cut ends can be joined together। आराम से ज्वाइन कर सकते। क्यों? एक ही हथियार था, एक ही मोलिकुलर सीजर था, आराम से ज्वाइन किया, और इससे कोमल क्या हुआ? कंटिन्यूस DNA हो गया। और वो जो जोड़ने वाला जो बाबू यहाँ पे जो गम की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं इंजाइम लिगेस। समझे? क्या क्या बोलते हैं? इंजाइम लाइगेस भी बोलते हैं, लिगेस भी बोल सकते हो। होप तो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेप 1 ये है, स्टेप 1 अभी नहीं प्लाज्मिड में भेजे हैं, अभी ज्वाइन किए हैं। समझ में आया? अभी ज्वाइन किए हैं। दूसरा देखो, ज्वाइनिंग ऑफ द जीन इनटू अ सुइटेबल वेक्टर। प्लाज्मिड में डालेंगे, ट्रक जाएगा अंदर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। देखो तो कैसे करेंगे? अ वेक्टर इज एनी DNA मॉलिक्यूल, ये भी DNA मॉलिक्यूल ही है ना? किसी का ले लिए, मगर वो क्या होगा? रिएक्टिव नहीं होगा बाहर, यही था ना? वो रिएक्टिव नहीं होगा, बताए थे ना? जो वेक्टर है कि वो रिएक्टिव नहीं होगा, वो आराम से शांत रहेगा। तो ये जो वेक्टर है तुम्हारा, ये किसी का DNA मॉलिक्यूल हो सकता है। डैट इज ए कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग कब होगा? जब जाएगा अंदर, तब। बाहर कुछ नहीं करेगा हरकत, बाहर हरकत कर देगा तो फिर बहुत मुश्किल चीज़ है वो। तो इसलिए बोला कि डैट इज ए कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग इनसाइड द होस्ट, जब उसको अंदर डालेंगे तब। टू विच आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अटैच, जिसके साथ जुड़ा हुआ है। सो वेक्टर DNA इज यूज टू डिलीवर अ फॉरेन पीस ऑफ DNA इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ट्रक की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे हमारा जो रिकम्बिनेंट DNA है उसको हम डाल दे रहे हैं। और बोले कि बाबू जाओ होस्ट ऑर्गेनिज्म, नहीं तो हम तुमको नहीं देंगे, तो तुम्हारा होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपनी इम्यूनिटी की वजह से जीने नहीं देगा इसको, इसलिए ट्रक के अंदर डाल के भेज दिया होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। कॉमनली जो वेक्टर्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है ट्रक की तरह, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और उसका जो साइज होता है वो सर्कुलर होता है। देखो ये तो हमने पढ़ा भी था क्लास में, देखो सर्कुलर साइज का होता है कॉमनली, और भी हो सकते हैं, ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो सर्कुलर यूज़ किया जाता है। देखो प्लाज्मिड आर कट यूजिंग रिस्ट्रिक्शन। अब प्लाज्मिड को भी तो काटना पड़ेगा, वो भी तो DNA है, वो भी तो DNA है ना किसी का, उसको भी काटना पड़ेगा आपको रिस्ट्रिक्ट इंजाइम से, और उसी से काटते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसी से काटेंगे इसको भी, समझे? एंड लिगेस इंजाइम इज यूज फॉर। अब लिगेस इंजाइम को, लिगेस जो दोनों को पहले जोड़ने में कर रहे थे, अब वही चीज़ इसको भी जोड़ने में काम आएगा। समझ रहे हो ना? टेक्निकलिटी समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये दोनों को लिगेस ही जोड़ा है, अब ये इसको भी, अब ये दोनों जोड़ा है, इसको भी ट्रक के अंदर जो जोड़ना है हमको, तो वो भी लिगेस ही जोड़ेगा। समझ में आ रहा है तुमको कुछ? उड़ रहा है हवा से। लिगेस एंजाइम इज यूज फॉर ज्वाइनिंग द फैक्टर DNA विद द जीन ऑफ द इंटरेस्ट। समझ गए? जीन ऑफ द इंटरेस्ट मतलब रिकॉम्बिनेंट जो हमारा DNA हुआ है, दोनों को, प्लांट और एनिमल का स्पीसीज को जोड़ के। द रिजल्टिंग DNA जो अब हुआ है, इतना बड़ा बात जो अब क्या किया, दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पे हम डाल दिए ना प्लाज्मिड में, इसको कोमल, इसी को रिकॉम्बिनेंट DNA कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट DNA बोलाता है।
या फिर इसको चिमेरा भी कहा जाता है, या फिर दूसरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाओ। तो देखो ये प्लाज्मिड क्या है, गया कि नहीं गया, बैक्टीरियल डीएनए है कि नहीं वहाँ पे अटैच किया गया है। अब देखो ये, अब देखो तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप वेरी सिंपल, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म को अंदर डाल दिया। और चौथा देखो, तो रामानंद जी तो बड़ा खुश हो जाएंगे, जीन क्लोनिंग का बात है ये। हाँ, जीन क्लोनिंग का बात है ये। जीन क्लोनिंग तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में जीन क्लोनिंग के ऊपर, ठीक है। देखो जीन क्लोनिंग, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम डाले क्यों होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर? हम इसलिए डाले ना कि इस तरह का जो डिजायर्ड वाला जो जीन था उसके अंदर प्रोड्यूस हो सके और उसके बिहेवियर में चेंज आ सके और उसको लाभ मिल सके होस्ट ऑर्गेनिज्म को, यही ना, इसी को रामानंद जी जीन क्लोनिंग कहा जाता है। इसी को क्या बुलाता है? जीन क्लोनिंग कहा जाता है। देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीन क्लोनिंग इज आइदर, देखो अब मैंने बोला दो तरीका हो सकता है। देखो, इज आइदर टू मेक न्यूमरस कॉपी ऑफ द डिजायर्ड जीन, यह जो डिजायर्ड जीन जो भेजे उसका आप कॉपी कर दीजिए, या और टू प्रोड्यूस द प्रोटीन इनकोडेड बाय द डिजायर्ड जीन, या तो वो अपने अंदर कर लिया, यानी कि उसके अंदर गया वो और खुद ही कर रहा है, या तो फिर उसने बोला होस्ट ऑर्गेनिज्म को आप कर लो भाई, क्यों बाहर से इंस्ट्रक्शन मिल गया उसको। बिल्कुल, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीन क्लोनिंग इज आइदर टू मेक न्यूमरस कॉपी ऑफ द डिजायर्ड जीन और टू प्रोड्यूस द प्रोटीन, या ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करिए जो डिजायर्ड जीन आपको बोल रहा है, अब प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया तो हो गया, बन गया वहाँ पे। द इंसर्टेड जीन अलॉन्ग विद द वेक्टर, समझे, विल रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट, जो हम किए और बार बार बहुत तेजी से बढ़ गया, बहुत तेजी बहुत बन गया वो इनसाइड द होस्ट, सो डैट मैनी कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन आर प्रोड्यूस्ड। समझे, इतना कॉपी हो गया कि जो चाहिए वो हो गया अंदर, बन गया, बिल्कुल बन गया। तो हाँ बिल्कुल, जीन क्लोनिंग का यही ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप क्या करिए कि जो डिजायर्ड जीन आप कर रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसका प्रोडक्शन हो। बिल्कुल, हम इसीलिए ना भेज रहे हैं, हम इसीलिए तो भेज रहे हैं कि जितना ज़्यादा होगा उतना उसके बिहेवियर में अंतर पड़ेगा, क्योंकि हमको वो डिजायर्ड जीन वही तो है, और जितना वो जीन होगा तो हमारे हैबिट पैटर्न में डेवलप्ड होगा। जैसे कि हम क्लास में बताए हैं आपको कि फिश का जीन हमने डीएनए निकाल लिया और हमने ये कर दिया आर्टिक वाला जो प्लांट था उसके अंदर डाल दिया। क्यों डाला? ताकि वो जीन बहुत बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए और उसके पास एक विथ स्टैंडिंग पावर आ जाए, और ताकि वो ठंडा को भी सह पाए और अच्छा से अपना प्रोडक्शन दे पाए, अपना फ्रूट्स हो सके उसका, और खाने पीने में दिक्कत ना हो उस फ्रूट्स प्लांट्स को। समझे, कि मल्टीप्लाई होगा जीन तभी ना हैबिट में डेवलप्ड होगा। जैसे मान लो कि इसको बैठने में वो होता है, तो लगातार इसको हम बैठाएं पकड़ के, अपने आप हो गया, लगातार प्रोड्यूस होना ना वो चीज़। हम एक अंदर डाल के क्या कर रहे हैं, बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं हो सकता है। समझ गए? तो फिर मैं पढ़ूंगा, फिर से पढ़ूंगा, हमको बड़ा मजा आया। देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीन क्लोनिंग इज आइदर टू मेक न्यूमरस कॉपी ऑफ द डिजायर्ड जीन और टू प्रोड्यूस द प्रोटीन, या तो आप ऐसा प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन बनाओगे ऑटोमेटिकली जीन बन जाए। प्रोटीन इज ऑल अबाउट योर, जो चाहिए आपको हैबिट चाहिए, और टू प्रोड्यूस द प्रोटीन इनकोडेड बाय द डिजायर्ड जीन। क्यों? आप प्रोटीन बना दोगे तो बॉडी खुद बना लेगा, आपका बॉडी खुद जीन बना लेगा वैसा। द इंसर्टेड जीन अलॉन्ग विद द वेक्टर विल रिप्लिकेट इनसाइड, जो भेजे हैं वो अपने आप रेप्लिकेट हो जाएगा और बहुत सारे कॉपी डिजायर्ड जीन का मिल जाएगा आपको अंदर। तो फिगर भेज दिए हैं बस तुम लोगों को समझने के लिए, जीन क्या होता है, ये डीएनए क्या होता है, ठीक है, इस तरह रहता है सेब, वही रहता है ना, ए यू सब है तुम्हारा। अब देखो स्टेप्स है, वही चीज़ है, स्टेप्स देखो उसमें दिखाया गया, बहुत बढ़िया से दिखाया गया। देखो टारगेट जीन है, ठीक है, उसको दोनों के किए, एक साथ किए, समझ लेना, प्लाज्मिड के अंदर डाले हैं, लास्ट का देख लो, प्लाज्मिड के अंदर डाले हैं, अब उसको डालेंगे, बस देख लेना, बाद में इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाओ। तो टूल्स ऑफ द आरडीएनए छोड़ दीजिए, बाद आगे बढ़ जाइए। टूल्स ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उतना फिगर देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ऐसे भेज दिए हैं, उतना टेक्निकलिटी भी जानना नहीं चाहिए। देखो इसमें जो जो चीज़ जाने हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, ये क्या किया जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल को काटता है इनटू अ स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स, काट देता है, वही मॉलिक्यूलर सीजर। प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, जो कि रेप्लिकेट हो सकता है इंडिपेंडेंटली, और फॉरेनर डीएनए को वो शरण दे देता है, ट्रक की तरह काम करता है।
डीएनए लिगेज के बारे में बोलें कि जो गम की तरह काम करता है दोनों को ज्वाइन करने में, ये दोनों जीन को भी ज्वाइन करने में है, साथ साथ जो जीन ज्वाइन हो गया है ट्रक को के अंदर भी ज्वाइन करने में। फॉरेन डीएनए का मतलब क्या है? जो बाहर हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, जो बाहर चाहते हैं हम, वही फॉरेन डीएनए है हमारा, समझे? पैसेंजर डीएनए, ये पैसेंजर डीएनए भी कह सकते हो इसको, जो डिजायर्ड जीन सीक्वेंस कर रहा है। वेक्टर का मतलब क्या? वही तो चीज़ है वेक्टर जी। वेक्टर मतलब क्या? जो वैकल है, जो वैकल है जी, वैकल जो कि यानी कि यहाँ प्लाज्मिड हो गया, यानी कि प्लाज्मिड डीएनए तुम्हारा वेक्टर होगा यहाँ पे। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा, होप सो। तो आगे बढ़ते, देखो यहीं पे लिखा गया, ये समझ लीजिएगा जाके। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए। तो देखो पिछले क्लास में जो इंसुलिन भुगते थे इतना, उसका एप्लीकेशन हुआ है ये बायोटेक, यही रिकम्बिनेंट डीएनए से। देखो ये क्या है कि साइंटिस्ट को बहुत सारा मेथड दिया, ऐसे तो इसका यूज़ बहुत जगह है, तो हम उतना यूज़ नहीं पढ़ेंगे सिविल सर्विस में, हम एक दो यूज़ पढ़ेंगे। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट जो है यूज़ वो इंसुलिन है, कि कैसे इंसुलिन के प्रोडक्शन में काम देता है ये। इंसुलिन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। देखो अब हमने क्या किया, ह्यूमन आदमी से हमने इंसुलिन लिया, देखो बोला जा रहा है ह्यूमन सेल से लिया और फिर प्लाज्मिड में डाल दिया ट्रक में, फिर उसके बाद हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया, और बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया मतलब मल्टीप्लाई करेगा ना हमारा जी, मल्टीप्लाई हो गया, हम जाके फिर यूज़ करेंगे उसका। समझ गए बात को? वही चीज़ है। जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन इज आइसोलेटेड, उसको आइसोलेट कर दिया ह्यूमन सेल्स से, यानी कि जो हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंसुलिन वाला जीन चाहिए हमको, उसको निकाल लिए ह्यूमन सेल्स से, प्लाज्मिड में डाल दिए। क्या हुआ अब? हाँ, तो नहीं हो पा रहा है ना जितना हमको चाहिए, इंसुलिन बॉडी में नहीं हो पा रहा है, तो बाहर से बनाएंगे लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में कैसे बनाया जा रहा है वही तो बता रहे हैं। तो ह्यूमन सेल से निकाला गया जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक निकाला गया, फिर प्लाज्मिड के अंदर डाला गया, फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया गया, पोस्ट वो प्रोड्यूस कर देगा, बाद में यूज़ करो आराम से बैठ के। द प्लाज्मिड आर देन इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरियल सेल। समझ में आया? जो मैन्युफैक्चर कर देगा इंसुलिन, क्यों? ह्यूमन जेनेटिक कोड है उसके अंदर, बोलेगा भाई प्रोड्यूस करो। सच इंसुलिन, जो ये इंसुलिन जो बनेगा वो आदमी का ही इंसुलिन रहेगा। जब आदमी का इंसुलिन है तो आदमी यूज़ कर सकता है ना उसको, तो बढ़िया से मार्केट बिकेगा। ये नंबर वन। दूसरा क्या है कि साइंटिस्ट, कई बार साइंटिस्ट ईस्ट सेल का भी यूज़ करके इंसुलिन बना देते हैं। ईस्ट जानते हो, है ना? हाँ बिल्कुल, सिंगल सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म से। देखो वही चीज़ है यहाँ, फिगर देख लेना तुम लोग कैसे जो किया आता है। आगे बढ़ जाओ, ये फिगर ऐसे तुम लोग का इंटरेस्ट के लिए भेजें। देखो आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए, लास्ट वन है, बोल दिए हैं। देखो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इंसुलिन महाराज क्या, आप क्या सुन रहे थे? हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उस इतना आसान तरीके से बताए हैं। तो देखिए आदमी का जो क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंसुलिन है हमारे बॉडी। इंसुलिन क्या होता है पहले ये बताओ रे, बताओ क्या होता है इंसुलिन? इंसुलिन किस लिए यूज़ होता है? शुगर के लिए, शुगर को वो करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए होता है। अब देखिए हमारे बॉडी में इंसुलिन यदि प्रोड्यूस नहीं होगा तो शुगर रेगुलेट नहीं होगा, डायबिटीज़ वगैरह दुनिया भर का प्रॉब्लम इतना जल्दी क्या कर रहे हो, अरे दिक्कत होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो अब क्या हुआ कि रमानंद जी, मान लीजिए कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसके साथ उसका प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा लेट्स से, तो हम क्या किए कि उसका जो जीन था इंसुलिन उसको निकाल लिए, एक ठोक निकाल लिए वही मॉलिक्यूलर सीजर से, और वो क्या किए हम प्लाज्मिड में डाल दिए जो वेक्टर की तरह काम करेगा, और वो बैक्टीरियल सेल में डाल दिए क्योंकि बैक्टीरियल सेल कैपेबल है कि उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है बहुत ज़्यादा, और ढेर सारा हो गया रमानंद जी, इतना हो गया, देखिए इतना हो गया, तो बाद में फिर से आदमी को डाल दिए, हो तो गया नहीं हो गया। जो आदमी एक या मुश्किल से 2 प्रोड्यूस कर रहा था या वो भी नहीं कर पा रहा था, हमने दूसरे का करवा के ह्यूमन आइडेंटिकल इंसुलिन प्रोड्यूस करवा के डाल दिया उसको फिर से, यही तो है। अब इंसुलिन प्रोडक्शन करना कितना मुश्किल था दूसरे मेथड से, बताइए, इससे पहले बताए थे कि नहीं बताए थे? बहुत मुश्किल था, बट थैंक्स टू द बायोटेक्नोलॉजी ऐसे हो गया बाबू काम। एनिमल सेल से बनता था। हाँ पहले एनिमल से, हाँ इसको याद है, पहले एनिमल सेल से बनता था, बहुत क्यूमरसम प्रोसेस था वो, और उसे मारना पड़ता था बहुत सारे एनिमल्स को। हाँ याद आया नहीं, बहुत खूब, समझ गए ना। तो कभी कभी ईस्ट सेल से भी रमानंद जी, ईस्ट सेल समझते हैं ना, जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल सेल वाला, उससे भी हम करते हैं।
ठीक है, तो आगे देखिए और कहाँ का एप्लीकेशन है। अब बताइए, ये तो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में होता है, क्रॉप्स में। अब इसको लेके तो पूरा वर्ल्ड में डिबेट है कि नहीं है, सबको पता है। यूएसए और यानी कि ये देखो, ये अमेरिका और यूरोप के बीच में डिबेट है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर। देखो समझ में आ रहा मनन जी? अब इसको समझिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके डिबेट है वर्ल्ड में। इंडिया किसको फॉलो करता है? यूरोपियन कंट्री को फॉलो करता है, इसलिए केवल कॉटन ही देता है, अब मस्टर्ड तक को नहीं दिए हैं यार, समझ रहे हैं ना? तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऐसे ही बनेगा, इसमें भी 2 अलग ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज लिया जाएगा और करेंगे उसका। देखिए वही बोला जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी हम करते हैं, ये भी कोमल क्या है, RDNA का ही एप्लीकेशन है, समझे? मगर हाँ ये डिबेटेबल इशू है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैंने बोल दिया रीजन। अब देखो इसमें क्या करते हैं कोमल, इसमें क्या करते हैं, प्लांट के लेते हैं जीन, प्लांट से, एनिमल से भी लेते हैं, और उसका फिर प्लांट को दिया जाता है। क्यों? एनिमल का लगा देंगे तो हो सकता है उसके पास वो रेजिस्टेंस पावर आ जा सकता है। बीटी कॉटन का एग्जांपल देख लो, तो एक क्या किए हम, प्लांट से लिए, एक क्या किया, एनिमल से लिए, दोनों को मिक्स कर दिए और ये सब स्ट्रक्चर सेम हो रहा है जो हो रहा है, और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में दे दिया, यानी कि प्लांट्स के अंदर डाल दिए। तो प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म दे दिए तो प्लांट्स के अंदर कुछ नया कैरेक्टर डेवलप्ड होगा। देखो क्या कैरेक्टर डेवलप्ड होगा, और इससे फायदा प्रोड्यूसर को भी होगा, जो प्रोड्यूस कर ह्यूज अमाउंट में कर सकता है वो, और कंज्यूमर को भी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? देखिए आपका जो फ्रूट राइपनिंग हो रहा है उसमें समय लग रहा है, यानी कि जो पकता है, जो फ्रूट्स आम पकने में समय ले रहा है, क्योंकि फायदा होता है इस चीज़ का, पकने में लेट पकेगा अच्छा है। जैसे देखो लीची कितना जल्दी पक जाता है, 15 दिन में ही खत्म। यदि एक सीजनल होता और इसको ऐसे कर देते हम, इसका यदि हम ग्राफ को वो कर देते, नीचे कर देते, नहीं कि लंबा कर देते इस ग्राफ को, तो लीची आदमी कम से कम 2 महीना तक खाता। समझ रहे हो बात को ना? तो ये डिलेड फ्रूट रिपनिंग हो जाता है, और लॉन्गर सेल्फ लाइफ, लंबा समय तक रह सकता है वो, नंबर 1। हाँ कोई इंसेक्ट है या प्लांट वेराइटी, इंसेक्ट से बाहर से पैथोजन से, उससे बच सकता है, प्लांट वेराइटी से बच सकता है, यानी बाहर से कोई रेजिस्टेंस से बच सकता है। हाँ फ्लेवर डाल सकते हैं आप, न्यूट्रिशनल कंटेंट डाल सकते हैं। गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट था कि नहीं था? इससे रिलेटेड नहीं है, मगर मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। लास्ट देखो एडिबल वैक्सीन, बताओ अभी तक तो बाबू इंजेक्टेबल वैक्सीन था, तुमको इंजेक्ट किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था यहाँ पे? अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बाबू तुम्हारा मुंह में भी डाला जा सकता है, ये भी हो सकता है वैक्सीन, ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया? तो एडिबल वैक्सीन भी बन सकता है ताकि डिजीज ना हो, ये है यूज़ बायोटेक्नोलॉजी का। खत्म कर दिए हैं, समझे? ये मज़ा आ गया तो हो गया, दैट्स इट फॉर। अच्छा मैं बता देता हूँ मैंने क्लास में क्या बोला है अभी तक, एक बार कर देता हूँ। हमने बात किया आज क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें मैंने 2 परिभाषा बताया है, मोर और लेस सेम है दोनों का। उसमें हमने बहुत सारे चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, शब्द को, है ना, कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट कैसे बनता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैसे साइंस मेडिसिन एग्रीकल्चर को ये प्रभावित करता है, तो हमने लास्ट में देखा है इस चीज़। जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे लाते हैं, कहाँ से लाएंगे, तो जेनोम लाइब्रेरी से लाएंगे ये चीज़, ठीक है। जेनोम एंजाइम लिगेज का किस तरह यूज़ किया जाता है, एज अ पेस्ट यूज़ किया जाता है, ये भी हमने जाना है। उसका हमने दोनों को ज्वाइन किया है, किसके साथ? वेक्टर के साथ। वेक्टर जो कि ट्रक की तरह काम कर रहा है, जो कि प्लाज्मिड है, जो सर्कुलर शेप का है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। क्यों डाला? ताकि जीन क्लोनिंग हो सके, मल्टीपल हो सके, और मल्टीपल हो के और जो हम एक्चुअली में जो करना चाहते हैं वो कैरेक्टर दे सके उस ऑर्गेनिज्म को। और उसका हमने क्या किया, उसके बाद इसका हमने देखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्लाज्मिड, डीएनए लिगेज, ये क्या है सब बता दिए हैं। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखा है, 2 एप्लीकेशन देखा है, एक इंसुलिन प्रोडक्शन में, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।